हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग स्पेक्ट्रम के यूनिट 8 को कवर करने वाले हैं। यूनिट 8 में स्वतंत्रता एवं विभाजन की ओर इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो घटनाएं हैं वो 1939 से 1947 तक की हैं, तो इसमें हम लोग 1939 से 1947 तक की घटनाओं को कवर करने वाले हैं। इस यूनिट में ये चैप्टर्स हैं, जिसमें कि चैप्टर 22 में द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया को डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर 23 में भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज एवं पाकिस्तान की मांग को हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 24 में युद्धोपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य कैसा था, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद चैप्टर 25 में स्वतंत्रता एवं विभाजन, इनको हम कवर करने वाले हैं। यानी यूनिट 8 में 1939 से 1947 तक में क्या हुई है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 22 और चैप्टर 23 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 22 है अध्याय 22, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया क्या हुई। राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के बारे में बात करें तो ये हम लोग बिल्कुल स्पेक्ट्रम के लैंग्वेज में ही कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है, इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान से चीज़ों को आप सुनिए। वर्ष 1919 की वर्साई संधि, जिसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था, बड़ी यूरोपीय शक्तियों के बीच विद्यमान तनावों को दूर नहीं कर सकी थी। 1919 की वर्साई संधि, जिसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था, ये जो यूरोपीय शक्तियाँ बड़ी थी, इनकी शक्तियों के बीच जो तनाव था उनको दूर नहीं कर सकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध यूरोपीय शक्तियों के बीच विद्यमान प्रतिद्वंदिता और दो युद्धों के बीच वर्षों के दौरान यूरोप में चलने वाले घटना चक्र का परिणाम था। 1 सितंबर 1939 को 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। 3 सितंबर 1939 में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध का घोषणा किया। ब्रिटेन का एक उपनिवेश होने के नाते भारत को अपनी जनता की इच्छाओं के विरुद्ध इस युद्ध में शामिल होना पड़ा था। भारत को इसके कारण भारतीय जनता को असंख्य कष्ट झेलने पड़े और साथ ही इसने भारत में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को भी प्रभावित किया। इस युद्ध के दौरान विभिन्न उपनिवेशों में मुक्ति आंदोलन में तीव्रता आई थी। किस आंदोलन में? मुक्ति आंदोलनों में। और साम्राज्यवादी नियंत्रण कमजोर पड़ गया था। हरिपुरा एवं त्रिपुरी अधिवेशन। सबसे पहले हम लोग हरिपुरा अधिवेशन के बारे में जानते हैं। ये 1938 तक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के कद्दावर प्रवक्ताओं के तौर पर उभर चुके थे। 1938 तक इसी समय में कांग्रेस विचारधारा को लेकर के दो गुटों में विभाजित हो चुकी थी। कांग्रेस जो थी वो दो विचारधारा में, एक परंपरावादी गुट था और दूसरा आमूल चूल परिवर्तनवादी गुट था। इन दो विचारधाराओं में कांग्रेस विभाजित हो चुकी थी, एक परंपरावादी गुट और दूसरा आमूल चूल परिवर्तनवादी गुट। गांधी जी सक्रिय राजनीति से बाहर हो चुके थे और वे हरिजनों के उन्नयन के कार्य में लग गए थे। गांधी जी सक्रिय राजनीति से बाहर हो चुके थे, वो हरिजनों के उन्नयन के कार्य में लग गए थे। हिंसा और अहिंसा के बीच समाजवादी विचारधारा के नवीन विकास के बीच में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के विरुद्ध दबे हुए रोष के बीच जो स्वतंत्रता के प्रति प्रगति को लेकर के धीमे पड़ गए थे और विचारधाराओं के संघर्ष के बीच कांग्रेस 19 से 21 फरवरी 1938 में विट्ठल नगर हरिपुरा में मिली। हिंसा और अहिंसा के बीच में समाजवादी विचारधारा के नवीन विकास के बीच कांग्रेस मंत्रिमंडल के विरुद्ध दबे हुए रोष के बीच जो स्वतंत्रता के प्रति प्रगति को लेकर के धीमे पड़ गए थे और विचारधाराओं के संघर्ष के बीच कांग्रेस जो है वो 19 से 21 फरवरी 1938 तक विट्ठल नगर, कहाँ पे? हरिपुरा में मिली। सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के अंतर्गत एक प्रस्ताव पारित किया गया। क्या प्रस्ताव पारित किया गया
कि ब्रिटेन को भारत को स्वतंत्र करने के लिए 6 माह का समय दिया जाना चाहिए। ब्रिटेन को भारत को स्वतंत्रता देने के लिए 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए, जिसके विफल होने पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया जाएगा। यदि विफल हुआ तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया जाएगा। गांधी जी इस बात से असहमत थे। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह की तकनीकों को नहीं माना। सुभाष चंद्र बोस ने इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में स्वतंत्रता प्राप्ति के तरीकों को लेकर के एक खाई पैदा हो गई। ये खाई और तब चौड़ी हो गई जब सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया, तभी और बढ़ गई। इसका उद्देश्य औद्योगिकीकरण पर आधारित भारत के आर्थिक विकास के लिए व्यापक योजना का निर्माण करना था। ये गांधी जी की चरखा नीति के विरुद्ध था। कांग्रेस संकट एवं त्रिपुरा अधिवेशन। 1939 का त्रिपुरी कांग्रेस सत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में संकट की घड़ी थी। कांग्रेस के अनुदारवादी नेतृत्व के संयुक्त प्रतिरोध एवं असहयोग में कांग्रेस की अधिवेशन, जो कि 1939 में हुआ था, उसमें हाल ही में चुने गए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को हटाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस के विभिन्न कार्यों से प्रभावित होकर के गांधी जी ने उन्हें 1938 में कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का राष्ट्राध्यक्ष घोषित किया था। ज्ञातव्य हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्राध्यक्ष बनाए जाने के विरोध भी किया था, विट्ठल भाई पटेल ने, लेकिन गांधी जी ने पटेल की आपत्ति को खारिज कर दिया था। दरअसल हरिपुरा के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के प्रथम अध्यक्षीय भाषण को सुनकर के ही गांधी जी उनकी विभिन्न कार्य को भाप गए थे। ठीक है, इसके बाद गांधी जी और सुभाष चंद्र के संबंध कभी भी मधुर नहीं हो सके। तो सुभाष चंद्र बोस की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति कठोर पद्धति और शैली तथा स्टालिनवादी साम्यवाद और बेनिटो मुसलमानों के फासिज्म जैसे अलोकतांत्रिक विचारधाराओं की प्रशंसा एवं झुकाव ने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दलीय नेताओं से दूर कर दिया। कांग्रेस के दो गुटों के बीच की दूरी ने अंततः उन्हें अलग हो जाने के लिए बाध्य किया। हरिपुरा कांग्रेस के बाद बोस ने जिस वर्किंग कमेटी की नियुक्ति की थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू के अतिरिक्त एक भी वामपंथी नहीं था। जवाहरलाल नेहरू के अतिरिक्त एक भी वामपंथी नहीं था। 1936 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किए गए नामांकनों के विपरीत और उन्होंने श्रमिक एवं किसान संघर्षशीलता के प्रति कांग्रेसी मंत्रिमंडलों और हाईकमान के अधिक वैमनस्यपूर्ण रवैये को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। वर्ष 1938 के उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय संबंध निरंतर बिगड़ते गए और यूरोप के आसमान में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1939 में जब पूरा विश्व दूसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा था, तब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते थे जो कि गरम दल से हो और अंग्रेजों के बुरे दौर में उन पर हावी होकर के देश को आज़ाद करवा सके। ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन अपने सबसे कमज़ोर दौर में होगा और केवल एक गरम दल लेफ्ट विंग का उग्र नेता ही उनके घुटने टिकवा सकता है। यही सोच करके सुभाष या तो स्वयं फिर से राष्ट्राध्यक्ष बनवाना चाहते थे या अपनी विचारधारा वाले किसी अन्य को राष्ट्राध्यक्ष बनवाना चाहते थे। इसके विपरीत गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। दरअसल 1938 तक कांग्रेस में बिना चुनावों के गांधी जी के सलाह पर एक मत के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता आया था। किसकी सलाह पर? गांधी जी की सलाह पर। गांधी जी के कांग्रेस में पदार्पण के बाद पहली बार किसी ने गांधी जी की सत्ता को चुनौती दिया था। इसीलिए कांग्रेस में कई वर्षों के बाद राष्ट्राध्यक्ष पद के लिए चुनावों की घोषणा हुई थी। 1939 का चुनाव, जहां एक तरफ नरम दल दक्षिणपंथ राइट विंग और गरम दल के बीच सीधा युद्ध था, वहीं
ये गांधी बनाम सुभाष नामक नवीन दिशा का श्री गणेश भी हुआ। गांधी बनाम सुभाष पूरा वामपंथ चुनाव में सीतारमैया के विरुद्ध सुभाष के साथ था। पूरा वामपंथ जो था वो चुनाव में सीतारमैया के विरुद्ध सुभाष के साथ में था। मौलाना आज़ाद के द्वारा अपना नाम वापस ले लेने पर गांधी जी ने सीतारमैया को ही अपना प्रत्याशी घोषित किया। 29 जनवरी 1939 को सुभाष चंद्र बोस 1377 के मुकाबले 1580 मतों से चुने गए। सुभाष चंद्र बोस के चुने जाने से कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा अधिक सुदृढ़ हो गई, लेकिन अत्यंत श्रेष्ठतर रणनीति और वामपंथी की एकता के अभाव के कारण गांधी जी और कांग्रेस के दक्षिण पंथ ने स्पष्ट रूप से निर्णायक पराजय को विजय में परिवर्तित कर दिया। गांधी जी ने तत्काल इस मामले को निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। 31 जनवरी 1939 को गांधी जी ने बयान जारी किया कि श्री सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्रतिद्वंदी डॉक्टर सीतारमैया पर एक निर्णायक विजय प्राप्त की है। मुझे स्वीकार करना होगा कि शुरुआत में ही मैं निश्चित तौर पर अपने पुनर्निर्वाचन के कुछ ऐसे कारणों से विरुद्ध था जिनके बारे में अब जिक्र नहीं करना चाहता। मैं उसके घोषणा पत्र के तथ्यों और तर्कों से सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि अपने साथियों के लिए उनके संदर्भ अनुचित और महत्वहीन है, क्योंकि मैं मौलाना आज़ाद के द्वारा अपना नाम वापस लिए जाने के बाद डॉक्टर सीतारमैया को नाम वापस न लेने देने के लिए जिम्मेदार हूँ। ये सीतारमैया से अधिक मेरी हार है। ये बयान जारी किया गांधी जी ने। 22 फरवरी 1939 को कार्यकारिणी के 15 में से 13 सदस्यों ने ये कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि सुभाष ने सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की है। ये सोचकर 13 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया ये कहते हुए। पार्टी के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय संकट की छाया में कांग्रेस त्रिपुरी में मिली। हालांकि सुभाष चंद्र बोस 3 फरवरी 1939 को ही घोषणा कर चुके थे कि यदि वे देश के महानतम व्यक्ति का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते तो उनकी चुनावी जीत निरर्थक है। त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 8 से 12 मार्च तक चला था, उस समय बोस बीमार थे, लेकिन ऐसा होते हुए भी आश्चर्यजनक रूप से लगभग पूर्व दृष्टि के साथ उन्होंने आगाह किया कि 6 महीनों के भीतर यूरोप में साम्राज्यवादी युद्ध शुरू हो जाएगा, और उन्होंने मांग रखी कि कांग्रेस को ब्रिटेन को 6 महीने में देश छोड़ने की अंतिम चेतावनी देनी चाहिए और ऐसा ना कर पाने पर एक राष्ट्रव्यापी पूर्ण स्वराज्य के लिए आंदोलन चलाया जाना चाहिए। ऐसी मांग रखी गई। उनकी चेतावनी और सलाह पर ध्यान नहीं दिया गया। आगे हम समझते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तरीके एवं अन्य को लेकर के गांधी जी और सुभाष के बीच में मतैक्यता एवं मत भिन्नता कैसे हुई। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे, कैसे वो लोग मिले, कैसे उन लोगों के मत एक हुए, कैसे फिर उसके बाद मत में भिन्नता हो गई, कैसे अलगाव हो गया उनके बीच में। ये सारी चीज़ों को अब हम जानने वाले हैं। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जो कि अपने राजनीतिक सदाचार और नीतिपरक रुतबे में अत्यधिक विशाल थे। दोनों ही भारत माता के सच्चे सपूत थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जल्द ही गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्विवाद नेता बन गए। गांधी जी उन्होंने निशस्त्र, राजनीतिक रूप से अधीन, गूंगे एवं अशिक्षित जनमानस को निडर, अहिंसक, राजनीतिक रूप से जागरूक, पुनरुत्थित नागरिक सेना में परिवर्तित कर दिया गांधी जी ने। दूसरी ओर अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जो गांधी जी से 28 वर्ष छोटे थे, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में अपने अमिट योगदान देने के लिए भारतीय सिविल सेवा यानी ICS जैसे सुनहरे भविष्य को त्याग दिया। 1920 में उनका चयन हुआ था ICS में। जलियांवाला बाग के जघन्य नरसंहार के बाद अप्रैल 1921 में त्यागपत्र देने के बाद वो भारत लौट आए थे सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद सुभाष और गांधी जी के बीच संबंध की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 16 जुलाई 1921 में बॉम्बे में हुई थी उनकी मुलाकात।
सुभाष चंद्र बोस मार्गदर्शन के लिए गांधी जी के पास आए थे, अपना गुरु भी समझते थे, मार्गदर्शन के लिए आए थे। इसके बाद गांधी जी ने सुभाष के मन में भारत की स्वतंत्रता के लिए धुन को जान लिया और उन्हें देश बंधु चित्तरंजन दास के पास भेज दिया। तो इस तरीके से इस प्रकार चित्तरंजन दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हुए। सुभाष चंद्र बोस के लिए गांधी जी हमेशा भारत के महानतम व्यक्ति रहेंगे। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी को जनता का निर्विवाद एवं अद्वितीय नेता स्वीकार किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की अविचल राष्ट्रभक्ति, चारित्रिक दृढ़ता, सत्य के प्रति प्रेम इत्यादि की प्रशंसा की। वास्तव में बोस ने गांधी जी के एकल समर्पण, उनकी अदम्य इच्छा और उनके अथक परिश्रम के आगे सिर झुकाया। गांधी जी के लिए सुभाष भारत माता का एक ऐसा सपूत था। सुभाष के प्रति वो क्या सोचते थे? वो एक ऐसा सपूत था जिसका आत्मसमर्पण और आत्मबल, अखंडता और राष्ट्र हित के प्रति प्रतिबद्धता और समस्त भारतीय जनमानस को एक साथ जोड़े रखने की विलक्षण क्षमता थी गांधी जी के लिए। गांधी और सुभाष दोनों ही पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति थे। वे अंतर्राष्ट्रीयवादी और मानववादी थे, दोनों ही अंतर्राष्ट्रीयतावादी और मानववादी। वे कार्यप्रणाली में धर्मनिरपेक्ष और दृष्टिकोण में नस्लवाद के विरुद्ध थे, दोनों ही। किसी भी परिस्थिति में उनकी तल्लीनता अपनी मातृभूमि की मुक्ति को लेकर के थी। स्वतंत्रता संघर्ष के दोनों ही नेताओं का समस्त जीवन भारतीय स्वतंत्रता को समर्पित था। वास्तव में दोनों की जीवन पर्यंत तपस्या अंततः उनके जीवन की आहुति के साथ समाप्त हुई। तो जो भी हमने जाना उसमें मतैक्यता एवं समानता के बावजूद गांधी और सुभाष के बीच स्पष्ट मतभेद थे और राजनीतिक जीवन में दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। युवा नेताजी उग्र राष्ट्रवादी थे, सुभाष चंद्र बोस, और तिलक और अरविंदो की परंपरा में विश्वास रखते थे। दूसरी ओर गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी थे जो कि अपने गुरु गोखले और टैगोर की परंपरा पर विश्वास करते थे। तो इस तरह से उनके मत में भी भिन्नता थी। सुभाष चंद्र बोस जो है वो जल्दी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के पक्षधर थे, जबकि कांग्रेस कमेटी डोमिनियन स्टेट्स के माध्यम से चरणों में स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती थी। सुभाष बोस का मानना था कि महात्मा गांधी की अहिंसा की पद्धति से भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं हो सकेगी और वो हिंसक प्रतिरोध की वकालत करते थे। सुभाष चंद्र बोस अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में जो 1934 में प्रकाशित हुई थी, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था कि यदि महात्मा गांधी तानाशाह, स्टालिन, मुसोलिनी या हिटलर जॉन बुल की भाषा में बोलते तो उन्हें सुनना और समझा जा सकता है और उनके सम्मान में सिर झुकाया जाते। ठीक है, ये लिखा था उन्होंने इंडियन स्ट्रगल में कि यदि महात्मा गांधी तानाशाह, स्टालिन, मुसोलिनी या हिटलर जॉन बुल की भाषा में बोलते तो उन्हें सुना और समझा जाता और उनके सम्मान में सिर झुकाए जाते। ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भूमिका को लेकर के कहा और वो चाहते थे कि गांधी जी को सम्मेलन में दृढ़ता से अपनी बात रखनी चाहिए थी। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह जो कि 1930 में हुए थे उसकी प्रशंसा की और उन्होंने लिखा कि दांडी मार्च की घटना उतनी ही ऐतिहासिक महत्व थी जितनी नेपोलियन की पेरिस मार्च की घटना थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं को सफलतापूर्वक शामिल करने के लिए उनकी प्रशंसा की। 1937 में गांधी जी ने महसूस किया कि सुभाष चंद्र बोस की शक्ति और प्रतिभा को अब अधिक उपेक्षा नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें सुभाष को 1938 में हरिपुरा में आयोजित कांग्रेस के 51वें अधिवेशन में अध्यक्ष चुना, जबकि वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी नहीं थे। फिर भी दुर्भाग्यपूर्ण रूप से बोस और गांधी के बीच ये गठबंधन देश और कांग्रेस दोनों के लिए सही नहीं रहा। सुभाष ने न केवल गांधी जी के प्रसिद्ध चरखे की निंदा की बल्कि अधिनिकृत भारत का आह्वान किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को सशस्त्र संघर्ष करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सुभाष चंद्र बोस ने 20 जून 1940 को महात्मा गांधी से बात की और उन पर दबाव डाला कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की खराब स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का आह्वान करना चाहिए और ये एक सुअवसर है। उन्होंने दबाव डाला गांधी जी पर। गांधी जी उनकी बात से सहमत नहीं हुए। 2 अक्टूबर 1943 को गांधी जी के जन्म दिवस पर
बैंकॉक से अपने प्रसारण में उन्होंने गांधी जी की प्रशंसा की और अपनी श्रद्धा प्रकट की और कहा कि भारत के प्रति महात्मा गांधी के द्वारा दी गई सेवाएं एवं बलिदान अद्वितीय और अतुलनीय है, जिसके लिए उनका नाम हमारे राष्ट्र इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। यहाँ तक कि गांधी जी सुभाष बोस के स्वतंत्रता प्राप्ति के तरीके से भिन्न होते हुए भी उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के देश की स्वतंत्रता के लिए अथक प्रयासों की सराहना की थी। एक मौके पर गांधी जी ने सुभाष को लिखा था कि देश के प्रति आपका प्रेम और आज़ादी के प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय अदम्य एवं विलक्षण है। आपकी सजगता पारदर्शी है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के मौके पर गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। देशभक्तों का देशभक्त। तो इस प्रकार गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस ने उनके सम्मुख सभी समस्याओं पर विचार विमर्श किया। दोनों ने ईमानदारी पूर्वक अपने मतभेदों को स्वीकार किया। उनकी आपसी संबंध सच्चाई, पारदर्शिता, बलिदान और पीड़ा पर आधारित थे। इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं कि अंत तक दोनों की एक दूसरे के प्रति गहरी संवेदन और सम्मान था। अब आगे जानेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कैसे हुआ। दक्षिण पंथ ने गोविंद वल्लभ पंत के प्रसिद्ध प्रस्ताव के माध्यम से आक्रमण किया। दक्षिण पंथ ने गोविंद वल्लभ पंत के प्रसिद्ध प्रस्ताव के माध्यम से अपना आक्रमण किया, जिसमें पुरानी कार्यकारिणी में विश्वास व्यक्त किया गया था। विगत 20 वर्षों में अपनाई जाने वाली गांधीवादी नीतियों में आस्था की बात को दोहराया गया था और सुभाष चंद्र बोस से कहा गया था कि वे गांधी जी की इच्छा अनुसार अपनी नई कार्यकारिणी का चयन करें। पंत प्रस्ताव विषय समिति में 133 के मुकाबले 218 मतों से भारी बहुमत से पारित हुआ। सुभाष के पक्ष की मौलिक कमजोरी विशेषतया वामपंथ के बिखराव के संदर्भ में तब प्रकट हुई जब 29 अप्रैल 1939 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कलकत्ता बैठक में गांधी जी की ये चुनौती स्वीकार नहीं कर सके कि आप अपनी कमेटी का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। आखिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और मई 1939 में कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक के निर्माण की घोषणा की। 11 अगस्त 1939 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सुभाष चंद्र बोस को बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया और उन्हें 3 वर्ष तक कांग्रेस में किसी भी पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। 1 सितंबर 1939 में युद्ध छिड़ जाने के बाद इस बात पर भी खतरा हो गया था कि कांग्रेस सरकार का युद्ध विरोधी कांग्रेस प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध ही नई आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। भारत को साम्राज्यवादी युद्ध में घसीटा गया। इस प्रकार 29-30 अक्टूबर 1939 को 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग दे दिया, जो तर्कसंगत और अपरिहार्य था। महात्मा गांधी ने घोषणा किया कि वो युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को परेशान नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वो युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस ब्रिटेन की उम्मीद से कहीं अधिक फांसीवाद, नाजीवाद, सैन्यवाद तथा साम्राज्यवाद की विरोधी हो गई। लेकिन युद्ध में कांग्रेस के समर्थन का प्रस्ताव 2 आधारभूत मांगों पर आधारित था। कौन कौन सा? युद्धोपरांत संविधान सभा की बैठक आहूत की जानी चाहिए, जो कि स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संरचना पर विचार करेगी। युद्ध के बाद संविधान सभा की बैठक आहूत की जानी चाहिए, जो कि स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संरचना पर विचार करेगी। ये प्रस्ताव था। और दूसरा प्रस्ताव, अतिशीघ्र केंद्र में किसी प्रकार की वास्तविक एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। वायसराय निम्नलिखितों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ये जो 2 प्रस्ताव थे उसको निम्नलिखितों ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए सरकार को उक्त मांगे जो की गई है उसको मानना अत्यंत आवश्यक है। कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में आयोजित बैठक, जो कि ये बैठक 10 से 14 सितंबर 1939 तक चली थी, इस बैठक में भारत द्वारा ब्रिटेन को युद्ध में समर्थन देने के मुद्दे पर विभिन्न विचार प्रतिद्वंदित हुए थे। कौन कौन से विचार?
गांधी जी इन्होंने मित्र राष्ट्रवादों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। गांधी जी का मत था कि पश्चिम यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों और हिटलर का नेतृत्व स्वीकार करने वाले निरंकुशतावादी राज्यों में स्पष्ट अंतर है। सुभाष चंद्र बोस और समाजवादी, इनका तर्क था कि चूँकि ये युद्ध साम्राज्यवादी है और दोनों पक्ष अपने अपने औपनिवेशिक हितों के लिए युद्धरत हैं, तो इसके फलतः किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस को इस स्थिति का लाभ उठा करके स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तुरंत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देना चाहिए। उधर नेहरू ने फांसीवाद और लोकतंत्र के बीच स्पष्ट भेद प्रकट किया। उनका दृष्टिकोण ये था कि फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड का पक्ष न्यायोचित है, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन साम्राज्यवादी नीतियों वाले देश है। फ्रांस और ब्रिटेन साम्राज्यवादी नीतियों वाले देश है और द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूंजीवाद के गहराते हुए अंतर्विरोधों का परिणाम है। तो इसलिए भारत को स्वतंत्र होने से पहले पूर्व ना ही युद्ध में सम्मिलित होना चाहिए और ना ही ब्रिटेन की परेशानियों का लाभ उठा करके आंदोलन प्रारंभ करना चाहिए। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति होने से पहले ना ही युद्ध में शामिल होना चाहिए और ना ही ब्रिटेन की परेशानियों का लाभ उठा करके आंदोलन शुरू करना चाहिए। ये नेहरू का मानना था। कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित कर फांसीवाद तथा नाजीवाद की भर्त्सना की। प्रस्ताव में कहा कि भारत किसी ऐसे युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता जो कि प्रत्यक्षतः लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति से वंचित रखा जा रहा हो। यदि ब्रिटेन प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा है, तो उसे भारत को स्वाधीनता प्रदान कर ये सिद्ध करना चाहिए। सरकार को अतिशीघ्र ही अपने युद्ध के उद्देश्यों को सार्वजनिक बनाना चाहिए और ये भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत पर किसी तरह के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को लागू किया गया था। कांग्रेस का नेतृत्व ब्रिटिश सरकार और वायसराय को पूरा मौका देना जाना था। कांग्रेस का नेतृत्व ब्रिटिश सरकार और वायसराय को पूरा मौका देना चाहता था। सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी? ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया आंतरिक तौर पर नकारात्मक थी। लिनलिथगो ने अपने वक्तव्य में 17 अक्टूबर 1939 को मुस्लिम लीग और देशी रियासतों को कांग्रेस के विरुद्ध उकसाने की कोशिश की। इस अवसर पर सरकार ने ब्रिटेन के युद्ध पर इससे अधिक कुछ भी कहने से इनकार कर दिया कि ब्रिटेन भेदभावपूर्ण आक्रमण का प्रतिरोध कर रहा है। भविष्य के लिए ये वादा किया कि युद्धोपरांत सरकार भारत के कई दलों, समुदायों और हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्तियों तथा भारतीय राजाओं से इस मुद्दे पर विचार विमर्श करेगी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में किस प्रकार के संशोधन किए गए। आवश्यकता पड़ने पर परामर्श देने के लिए सरकार एक परामर्श समिति का गठन करेगी। सरकार की एक गुप्त कार्यनीति क्या थी? लिनलिथगो का वक्तव्य वास्तविकता से विचलन नहीं बल्कि सामान्य ब्रिटिश योजना का हिस्सा था, जिसके अनुसार युद्धों से फ़ायदा उठा करके खोए हुए इस आधार को पुनः प्राप्त करना, जो कि कांग्रेस के प्रयासों के कारण सरकार के हाथ से निकल गया था। ये सरकार की नीति थी कि कांग्रेस को सरकार के साथ विवादों में उलझा दिया जाए, इसके बाद हम उत्पन्न परिस्थितियों का उपयोग सत्ता और स्थायी बनाने में किया जाए। इस नीति के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के उपरांत 1935 के अधिनियम में संशोधन कर केंद्र ने राज्य के विषयों में हस्तक्षेप करने के असाधारण अधिकार प्राप्त कर लिए। जिस दिन युद्ध की घोषणा की गई थी, उसी दिन नागरिक आंदोलन की स्वतंत्रता के दमन के लिए सरकार ने भारतीय सुरक्षा अध्यादेश देश पर थोप दिया। मई 1940 में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित एक अति गुप्त अध्यादेश तैयार किया गया। इसका उद्देश्य कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले आंदोलनों को कुचलना था। इसके पीछे सरकार की मंशा थी कि वो कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए किसी भी आंदोलन को आसानी से दबा सके और भारतीयों की सहानुभूति भी प्राप्त कर सके। सरकार का मानना था कि यदि अध्यादेश उदारवादियों और वामपंथियों की सहानुभूति प्राप्त करने में सहायक होगा और सरकार कांग्रेस की छवि को जापान एवं जर्मनी समर्थक दल के रूप में प्रस्तुत करने में सफल हो जाएगी।
सरकार का मानना था कि ये जो अध्यादेश था ये उदारवादियों एवं वामपंथियों की सहानुभूति प्राप्त करने में सहायक होगा और सरकार कांग्रेस की इस छवि को जापान और जर्मनी समर्थक दल के रूप में प्रस्तुत करने में सफल हो जाएगी। ब्रिटिश भारतीय सरकार की दमनकारी और भेदभाव मूलक नीतियों का इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं भारत सचिव जेटलैंड ने पूर्ण रूपेण समर्थन किया। जेटलैंड ने तो कांग्रेस को विशुद्ध हिंदूवादी संगठन तक घोषित कर दिया। जेटलैंड ने धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि ब्रिटिश सरकार युद्ध के पूर्व या फिर पश्चात अपनी उपनिवेशवादी पकड़ में किसी भी प्रकार की ढील नहीं देनी चाहती और कांग्रेस के शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने की मंशा रखती है। कांग्रेस से अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतीय जनमानस की उपेक्षा और कांग्रेस के प्रति उसके शत्रुतापूर्ण रवैया की गांधी जी ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार की भारत संबंधी घोषणा ये दर्शाती है कि ब्रिटेन का वश चले तो वो भारत में लोकतंत्र कभी भी ना आने दे, कभी भी ना आने दे, ब्रिटेन का वश चले तो। अल्पसंख्यक और विशिष्ट वर्ग के हितों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्येक अल्पसंख्यक तथा विशिष्ट वर्ग के हितों की रक्षा करेगी बशर्ते उनके दावों का देश की स्वाधीनता के मुद्दे से कोई भी टकराव नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सरकार के द्वारा त्याग पत्र का निर्णय 23 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि वायसराय के वक्तव्य को पुरानी साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा बता करके अस्वीकार कर दिया गया। युद्ध का समर्थन न करने का निर्णय किया गया। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों को त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया। इसमें जो 23 अक्टूबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई थी उसमें ये बात हुई थी। ठीक है। जनवरी 1940 में लिलितगो ने घोषणा किया कि युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट्स की स्थापना भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति का मुख्य लक्ष्य है। भारतीय राजनीति पर युद्ध के क्या प्रभाव पड़े? 1938-39 के फांसीवादी आक्रमण के प्रति भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया बेहद तीक्ष्ण थी। ब्रिटेन विरोधी कांग्रेस राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद विरोधी तथा फांसीवाद विरोधी वाम अंतर्राष्ट्रीयतावाद दोनों ही फांसीवाद आक्रमण और चैम्बरलेन की तुष्टीकरण की नीति की भर्त्सना करने की अग्रणी रही। 1938-39 के जो फांसीवाद आक्रमण हुआ था उसके प्रति भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया बेहद ही तीक्ष्ण थी, गंभीर थी, तीक्ष्ण थी, खराब थी। ब्रिटेन विरोधी कांग्रेस राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद विरोधी और फांसीवाद विरोधी जो थी वो वाम अंतर्राष्ट्रीयतावाद दोनों ही फांसीवाद आक्रमण और चैम्बरलेन के तुष्टीकरण की नीति की भर्त्सना करने में अग्रणी रही थी। 3 सितंबर 1939 को भारत की इच्छा के विरुद्ध ब्रिटेन ने उसे युद्ध में शामिल कर लिया। राष्ट्रवादियों के द्वारा युद्ध में शामिल होने की शर्तों पर ब्रिटेन की नकारात्मक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों ने निष्क्रिय और सविनय अवज्ञा के साथ प्रतिक्रिया प्रकट की, लेकिन कांग्रेस के वाम पक्ष ने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के एक जुझारू युद्ध विरोधी संघर्ष का प्रचार किया। रूस पर जर्मनी के आक्रमण और जापान द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के अधिग्रहण से भारतीय परिस्थिति में नाटकीय परिवर्तन आए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गहन वाद विवाद के बाद जनवरी 1942 में फासिस्ट विरोधी जन युद्ध तथा मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयासों के समर्थन में खुलेआम सामने आई। अगस्त 1942 में गांधी जी ने करो या मरो के रूप में जुझारू प्रतिक्रिया जाहिर किया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, लेकिन 1942 के अंत तक ब्रिटिश नौकरशाही ने आंदोलन को कुचल दिया। देशव्यापी जनाक्रोश के विरुद्ध कम्युनिस्ट साहसपूर्ण तरीके से फांसीवाद के विरुद्ध कार्य करते रहे। कम्युनिस्ट भारत में युद्ध के भयावह आर्थिक परिणाम, मुद्रास्फीति, बाजार में वस्तुओं की कमी, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार तथा 1943 का आकार जिसमें बंगाल में लगभग 30 लाख लोग मारे गए,
सांप्रदायिकता के बढ़ने से पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग तथा औपनिवेशिक शासकों के साथ समझौते के लिए कांग्रेस के प्रयास भारत में युद्ध के बाद के राजनीतिक वातावरण की ओर संकेत करते हैं। हालांकि किसानों और मजदूरों द्वारा साम्राज्यवाद विरोधी, जमींदार विरोधी और पूंजीवाद विरोधी जुझारू संघर्ष और 1945-46 के नाविक विद्रोह ने पूर्ण स्वतंत्रता की प्रक्रिया और साथ साथ सामाजिक क्रांति को प्रोत्साहित किया, लेकिन 1945 से 47 के दौरान जनता साम्राज्यवादिक या जनता जो है वो सांप्रदायिक विध्वंस और विभाजन की तनावपूर्ण स्थिति में जीवन जीने के लिए विवश थी। 1945 से 47 के बीच त्वरित जन सत्याग्रह के मुद्दे पर क्या क्या बहस हुई। अक्टूबर 1939 में लिनलिथगो की घोषणा के बाद तुरंत जन सत्याग्रह छोड़ने के मुद्दे पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई। गांधी जी और उनके समर्थक जो थे वो तुरंत आंदोलन शुरू करने के पक्ष में थे, लेकिन उनका मानना था कि मित्र राष्ट्रों का पक्ष न्याय संगत है। सांप्रदायिक संवेदनशीलता एवं हिंदू मुस्लिम एकता के अभाव में सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो सकते हैं और उनका मानना था कि संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है और तत्कालीन परिस्थितियां जन सत्याग्रह के प्रतिकूल है। मानना था कि जनता अभी भी किसी प्रकार के संघर्ष के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए इसके स्थान पर आवश्यक है कि सांगठनिक रूप से कांग्रेस को मजबूत बनाया जाए, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाए, उसे संघर्ष के लिए तैयार किया जाए और सरकार से तब तक विचार विमर्श किया जाए जब तक कि सार्वजनिक ना हो जाए कि विचार विमर्श से समस्या का समाधान नहीं हो सकता और इसके लिए उपनिवेशिक शासन जिम्मेदार है। इसके बाद ही आंदोलन प्रारंभ किया जाना चाहिए। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन जो कि मार्च 1940 में हुआ, इसमें पारित किया गया कि इसमें जो पारित किए गए प्रस्ताव थे उसमें गांधी जी और उनके समर्थकों के इन विचारों को पूर्ण महत्ता प्रदान की गई। रामगढ़ के अधिवेशन में इस प्रस्ताव में कहा गया कि जैसे ही कांग्रेस संगठन संघर्ष के योग्य हो जाता है या फिर परिस्थितियां इस प्रकार बदल जाती है कि संघर्ष निकट दिखाई दे, वैसे ही कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देगी। जैसे ही ये दिखेगा कि कांग्रेस संगठन संघर्ष के योग्य हो जाता है या फिर परिस्थितियां इस तरीके से बदल जाती है कि संघर्ष निकट ही दिखाई दे, वैसे ही कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। सुभाष चंद्र बोस और उनकी फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और रायवादियां इत्यादि वामपंथी समूहों का तर्क था कि युद्ध एक साम्राज्यवादी युद्ध है और उचित समय है, यही उचित समय है जबकि ब्रिटिश साम्राज्यवादी के विरुद्ध चारों ओर से युद्ध छेड़कर स्वतंत्रता हासिल कर ली जाए। इनका मानना था कि जनता संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार है और सिर्फ आंदोलन शुरू किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है जनता। इन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस संगठन की कमजोर और सांप्रदायिक कटुता जैसी समस्याएं अवश्य विद्यमान है, लेकिन जनसंघर्ष के प्रवाह में ये सारी समस्याएं बह जाएगी। इन्होंने तर्क दिया कि संगठन संघर्ष के पहले तैयार नहीं किया जाता है, बल्कि इसका निर्माण संघर्ष शुरू होने के बाद होता है। तो फलतः कांग्रेस को अतिशीघ्र आंदोलन प्रारंभ कर देना चाहिए। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस ने इस बात का प्रस्ताव रखा कि यदि कांग्रेस शीघ्र ही सत्याग्रह प्रारंभ करने के मुद्दे पर उनका साथ नहीं देती तो वामपंथी उससे नाता तोड़ ले और समानांतर कांग्रेस का गठन कर अपनी ओर से आंदोलन शुरू करे। लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस के इस प्रस्ताव से असहमति प्रकट की। जवाहरलाल नेहरू का झुकाव दोनों पक्षों की ओर था। एक ओर उन्हें मित्र राष्ट्रों के साम्राज्यवादी चरित्र का एहसास था, तो दूसरी ओर वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे कि यूरोप में नाजीवाद के समर्थक हिटलर की विजय आसान हो जाए। एक ओर उनकी संपूर्ण मंशा और राजनीतिक चिंतन त्वरित आंदोलन प्रारंभ किए जाने के उद्यत परिलक्षित हो रहा था, तो दूसरी ओर वे नाजी विरोधी संघर्ष और जापान विरोधी संघर्ष को दुर्बल बनाए जाने के पक्षधर भी नहीं थे। बहरहाल नेहरू ने अंत में कांग्रेस नेतृत्व और गांधी जी के बहुमत का समर्थन करने का ही निर्णय किया। इसके बाद मार्च 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव लाहौर में रखा गया। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया।
इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में खलीफ उजमा, फिजल उल हक और सिकदार हयात खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रस्ताव को फजल उल हक ने प्रस्तुत किया और खलीफ उजमा ने इसका अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भौगोलिक स्थिति से एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार गठित किए जाए ताकि वहाँ पे मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो जाए। ये चीज़ें जो हैं वो इस प्रस्ताव में कहा गया था। जैसे कि भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी प्रदेशों को मिलाकर के एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए और उसमें समृद्ध प्रदेश प्रभुसत्ता संपन्न और स्वशासी हो तथा जिन राज्यों में मुसलमान अल्पसंख्यक हो वहां उनके हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपबंध हो। ये प्रस्ताव रखा गया था। क्या प्रस्ताव रखा गया था कि भौगोलिक स्थिति से एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार गठित किया जाए ताकि वहाँ पे मुस्लिम समुदाय जो है वो बहुसंख्यक हो जाए। जैसे कि भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी प्रदेशों को मिला करके एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए और उसमें समृद्ध प्रदेश प्रभुसत्ता संपन्न और स्वशासी हो तथा जिन राज्यों में मुसलमान अल्पसंख्यक हो वहाँ उनके हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपबंध हो। अगस्त प्रस्ताव। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की असाधारण सफलता और बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस के पतन के बाद ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। फलतः ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिथगो ने घोषणा किया कि जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम से जाना जाता है। लिथगो ने घोषणा की, इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान थे? भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स मुख्य लक्ष्य, भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें मुख्यतः भारतीय अपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान के निर्माण की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। संविधान ऐसा होगा कि रक्षा, अल्पसंख्यकों के हित, राज्यों से संधियां तथा अखिल भारतीय सेवाएं इत्यादि मुद्दों पर भारतीयों के अधिकार का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। और क्या क्या था? अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया जाए कि सरकार ऐसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसका विरुद्ध सशक्त मत हो। उक्त आधारों पर भारतीय सरकार को सहयोग प्रदान करेंगे। तो कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। नेहरू जी ने कहा कि डोमिनियन स्टेट्स का मुद्दा पहले ही अप्रासंगिक हो चुका है। गांधी जी ने घोषणा किया कि अगस्त प्रस्तावों के रूप में सरकार ने जो घोषणाएं की है उनसे राष्ट्रवादियों तथा उपनिवेशी सरकार के बीच में खाई और चौड़ी होगी। वैसे तो मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के संबंध में दिए गए आश्वासन का स्वागत किया, लेकिन प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण उसने भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लीग ने घोषणा की कि भारत का विभाजन ही गतिरोध का हल का एकमात्र उपाय है। अब आगे इसका मूल्यांकन करते हैं। प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने की तर्क को मान्यता दी गई और कांग्रेस की संविधान सभा गठित करने की मांग को स्वीकार किया गया। डोमिनियन स्टेट्स के मुद्दे को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। जुलाई 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर भारतीयों को पहली बार बहुमत दिया गया, लेकिन रक्षा, वित्त और गृह जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी कांग्रेसों का वर्चस्व बना रहा था। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी गठन किया गया जिसका कार्य संबंधित विषयों पर सलाह देना था। व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगस्त प्रस्ताव के बाद की परिस्थितियों में जो प्रगति हुई थी उसके बाद सरकार ने अड़ियल रवैया अपना लिया और घोषित किया कि कांग्रेस जब तक मुस्लिम नेताओं के साथ में किसी तरह के समझौते को मर्द रूप नहीं दे देती तब तक भारत में किसी भी प्रकार का संवैधानिक सुधार संभव नहीं है। सरकार एक के बाद एक अध्यादेश जारी करती जा रही थी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और सभा करने एवं संगठन बनाने का अधिकार जैसे अधिकार धड़ाधड़ छीन रही थी। 1940 के अंत में कांग्रेस ने एक बार फिर से गांधी जी से कमान संभालने का आग्रह किया 1940 में। इसके बाद गांधी जी ने ऐसे कदम उठाने का शुरुआत कर दिया जिससे कि
उनकी अपनी व्यापक रणनीति के अंतर्गत जनसंघर्ष की भूमिका का निर्माण होता। उन्होंने व्यक्तिगत आधार पर सीमित सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय किया। इस रणनीति के तहत उन्होंने तय किया कि हर इलाके में कुछ चुने हुए लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे। गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने के मुख्य लक्ष्य थे ये प्रदर्शित करना कि राष्ट्रवादियों के धैर्य का अर्थ उनकी दुर्बलता नहीं लगाया जाना चाहिए, ये व्यक्त करना कि भारत के लोग युद्ध के पक्षधर नहीं हैं तथा न ही वे नाजीवाद एवं भारत के साम्राज्यवाद शासन में कोई फ़र्क समझते हैं। कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने के लिए सरकार को एक और मौका देना चाहिए। सत्याग्रहियों की मांग ये होगी कि युद्ध और युद्ध में भाग लेने वाले के खिलाफ करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि सत्याग्रहियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो युद्ध विरोधी भाषण को दोहराएंगे और गांवों की ओर प्रस्थान करेंगे। इसके बाद गांवों में ये अपना संदेश फैलाते हुए दिल्ली की ओर मार्च करने का प्रयास करेंगे। इस नीति के कारण ही इस आंदोलन का नाम दिल्ली चलो आंदोलन पड़ गया। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू दूसरे। मई 1941 तक लगभग 25,000 सत्याग्रहियों को सविनय अवज्ञा के लिए सरकार द्वारा दंडित किया जा चुका था। दिसंबर 1941 में कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर दिया गया। ये नेता भारतीय सीमाओं की रक्षा करने और मित्र राष्ट्रों की सहायता करने को आतुर थे। कांग्रेस कार्य समिति ने महात्मा गांधी और नेहरू जी की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कि भारत की रक्षा के लिए भारत सरकार को इस शर्त पर सहयोग देने की पेशकश की गई कि यदि युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी और ब्रिटेन तुरंत ठोस रूप में सत्ता के हस्तांतरण पर राजी हो जाए। ये वही समय था जब गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। गांधी जी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना? नेहरू और गांधी आधुनिकता, धर्म, ईश्वर, राज्य एवं औद्योगिकरण के प्रति विचारों में भिन्न थे, अलग थे। नेहरू धर्म के प्रति उदासीन थे जबकि गांधी जी ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे। नेहरू जी का मानना था कि औद्योगिकरण ही भारत में व्याप्त अत्यधिक निर्धनता का एकमात्र समाधान है, ये नेहरू जी का मानना था। जबकि गांधी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार का आह्वान किया। नेहरू समाज सुधार और निर्धनता उन्मूलन में आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास करते थे, जबकि गांधी जी राज्य शक्ति को लेकर के शंका में थे और इसकी जगह व्यक्तियों और समुदायों की चेतना और इच्छा शक्ति में विश्वास करते थे। तो कई प्रकार की मत भिन्नता होने के बावजूद नेहरू गांधी जी का सम्मान करते थे और गांधी अपने पुत्रों से अधिक नेहरू पर विश्वास करते थे। दोनों गुरु शिष्य में मूलभूत समानताएं थीं। दोनों ही देशभक्ति को समावेशी और समग्र भाव में देखते थे। दोनों ही उन्होंने भारत को किसी विशेष जाति, भाषा, क्षेत्र या धर्म की उपेक्षा समग्र रूप से देखा। दोनों ही अहिंसा और लोकतांत्रिक सरकार में विश्वास करते थे। राजमोहन गांधी जी ने अपनी पुस्तक द गुड बोटमैन में लिखा कि गांधी ने अपने विकल्प के तौर पर नेहरू को स्वीकार किया क्योंकि नेहरू जी ने बेहद विश्वसनीय रूप से भारत के बहुलवादी एवं समावेशी स्वरूप को प्रतिबंधित किया, जिस पर महात्मा गांधी ने स्वयं बल दिया। अन्य विकल्प पटेल, राजाजी, आज़ाद, कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद कुछ हद तक वर्गीय हितों एवं सहबद्धता के प्रति झुके थे, लेकिन नेहरू एक ऐसे हिंदू थे जिन पर मुसलमान भरोसा कर सकते थे, एक ऐसे उत्तर भारतीय व्यक्ति थे जिनका दक्षिण भारत में सम्मान होता था और एक ऐसे पुरुष थे महिलाएं जिनकी प्रशंसा करती थी। गांधी जी की तरह सच्चे अर्थों में नेहरू सचमुच एक अखिल भारतीय नेता थे और उनके उत्तराधिकारी बनने का बड़ा कारण भी था कि उन्होंने भारतीयों को आशान्वित किया कि हम एक बेहद समृद्ध एवं शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। क्रिप्शन मिशन। भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता पर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भेजा। हालांकि इस मिशन के वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने के लिए उन्हें फुसलाना था। सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया।
क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया था? जहां एक और दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन को करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। इन परिस्थितियों में ब्रिटेन को भारत से समर्थन की कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों अमेरिका, सोवियत संघ एवं चीन की ओर से ये दबाव डाला जा रहा था कि वो भारत का समर्थन प्राप्त करे। भारतीयों ने इस शर्त पर मित्र राष्ट्रों को समर्थन देना स्वीकार कर लिया था कि भारत को ठोस उत्तरदायी शासन का त्वरित हस्तांतर कर दिया जाए और युद्धोपरांत भारत को पूर्ण आज़ादी देने का वचन दिया जाए। इसके मुख्य प्रावधान थे क्रिप्स मिशन के डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ये संघ राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा और संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों एवं संस्थाओं में अपनी भूमिका को खुद ही निर्धारित करेगा। डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ये संघ राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा और संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों एवं संस्थाओं में अपनी भूमिका को खुद ही निर्धारित करेगा। जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया तथा उससे भी युद्ध में घसीट लिया। सोवियत संघ पर हमला किया और उसे भी युद्ध पर घसीट लिया। इसके बाद दिसंबर 1941 में जून में क्या हुआ? जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया और उसको भी इस युद्ध में घसीट लिया। दिसंबर में जापान में पर्ल हार्बर स्थित अमेरिकी बेड़े पर अचानक हमला कर दिया गया। मार्च 1942 में जापान ने लगभग पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद रंगून को भी अधिग्रहित कर लिया। तो मुख्य प्रावधान पहला तो आप समझ गए। दूसरा प्रावधान था युद्ध की समाप्ति के बाद नए संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। इसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधायिकाओं के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे और कुछ जो हैं वो राजाओं के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, यानी कुछ में रियासतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजाओं के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा बनाए गए संविधान को अग्रलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार करेगी। कौन कौन से शर्त? संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकारी होंगे। पृथक होने वाले प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। देशी रियासतों को भी इस प्रकार का अधिकार होगा। और नवगठित संविधान निर्मात्री परिषद तथा ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण तथा प्रांतीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के मुद्दों को आपसी समझौते के द्वारा हल करेगी। नवगठित संविधान निर्मात्री परिषद और ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण और प्रजातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के मुद्दों को आपसी समझौते के द्वारा हल करेंगी। और अगला प्रावधान था उक्त व्यवस्था होने तक भारत की सुरक्षा संबंधी दायित्वों का निर्वहन ब्रिटेन करेगा, देश की सुरक्षा का नियंत्रण एवं निर्देशन करेगा तथा गवर्नर जनरल की समस्त शक्तियां पूर्ववत बनी रहेगी। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों का पूर्ववर्ती प्रस्ताव से भिन्न होना। कैसे भिन्न था? ये अलग था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव जो थे वो इसके पूर्ववर्ती प्रस्तावों से अनेक अर्थों में अलग था। संविधान के निर्माण का अधिकार अब वास्तविक तौर पर भारतीयों के हाथों में था। संविधान निर्मात्री सभा के गठन के लिए एक ठोस योजना बनाई गई थी। प्रांतों को अपनी पृथक संविधान बनाने का विकल्प दिया गया था। ये व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से भारत का विभाजन सुनिश्चित करती थी। स्वतंत्र भारत के लिए ये अधिकार सुनिश्चित किया गया था कि उसे राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा। भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी का भरपूर अवसर प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया था। तो इस तरीके से भिन्न था। क्रिप्स मिशन क्यों असफल हो गया? क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने में असफल रहे और साधारण तौर पर भारतीयों के किसी भी वर्ग की सहमति प्राप्त नहीं कर सके। विभिन्न दलों तथा समूहों ने अलग अलग आधार पर इन प्रस्तावों का विरोध किया। कांग्रेस ने
निम्न आधार पर प्रस्तावों का विरोध किया। किन किन आधारों पर? भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिए जाने की व्यवस्था, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन के स्थान पर डोमिनियन की व्यवस्था, प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने तथा पृथक संविधान बनाने की व्यवस्था जो कि राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध था, सत्ता के त्वरित हस्तांतरण की योजना का अभाव तथा प्रतिरक्षा के मुद्दे पर वास्तविक भागीदारी की व्यवस्था करना होना, गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता पूर्वत थी तथा गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख बनाने की मांग को स्वीकार न किया जाना, कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परिरक्षण एवं विचार विमर्श के लिए अधिकृत किया गया था। मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और इसके लिए कुछ तर्क दिए। एकल भारतीय संघ की व्यवस्था का होना उसे स्वीकार नहीं था। संविधान निर्माता परिषद के गठन का जो आधार सुनिश्चित किया था वो उसे स्वीकार्य नहीं था और प्रांतों के संघ से पृथक होने और अपना पृथक संविधान बनाने की जो विधि निर्धारित की गई थी उससे भी लीग क्या थे? असहमत थी। प्रस्तावों में मुसलमानों के आत्मनिर्भर के सिद्धांत और पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। अन्य दलों ने भी प्रांतों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिए जाने का विरोध किया। उदारवादियों का मानना था कि प्रांतों को संघ से पृथक होने का विकल्प देना भारत की एकता एवं सुरक्षा के विरुद्ध है। हिंदू महासभा ने भी इस प्रावधान की आलोचना की। दलितों ने अनुमान लगाया कि विभाजन के बाद उन्हें बहुसंख्यक हिंदुओं की कृपा पर जीना पड़ेगा। सिखों का विरोध इस बात पर था कि विभाजन होने पर पंजाब उससे छीना जाएगा। अंग्रेजों ने कहा कि ये योजना 1940 के अगस्त प्रस्तावों का ही एक रूप है जिसे कि अधिक स्पष्ट किया गया है। इसका उद्देश्य उस पुराने प्रस्तावों का अतिक्रमण करना नहीं था। अंग्रेज की इस घोषणा से सरकार के प्रति शंका और बढ़ गई। क्रिप्स के द्वारा प्रस्तावों से आगे आकर के भारतीयों का विश्वास जीतने की असफलता और उनका ये कहना कि इसे स्वीकार करो या छोड़ो गतिरोध के सबसे प्रमुख कारण थे। प्रारंभ में क्रिप्स ने मंत्रिमंडल के गठन तथा राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की बात कही, लेकिन बाद में वे अपनी बातों से मुकर गए और कहने लगे कि उनका आशय केवल कार्यकारिणी परिषद के विस्तार से था। प्रांतों के विलय या पृथक होने की व्यवस्था का प्रावधान अस्पष्ट था। संघ से पृथक होने के प्रस्ताव का विधानमंडल में 60% सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक था। यदि इस प्रस्ताव का 60% से कम सदस्य समर्थन करेंगे तब इसे प्रांत में वयस्क पुरुषों के सामान्य बहुमत से पारित होना आवश्यक होगा। ये व्यवस्था विशेष रूप से पंजाब एवं बंगाल के हिंदुओं के लिए हानिकारक थी, भले ही वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। मिशन के प्रस्तावों में ये भी अस्पष्ट था कि सत्ता के हस्तांतरण संबंधी प्रावधानों को कौन लागू करेगा और कौन इनकी व्याख्या करेगा। ब्रिटिश सरकार की वास्तविक मंशा ये थी कि क्रिप्स मिशन सफल ना हो, क्योंकि वो भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण तथा देश की प्रतिरक्षा संबंधी जिम्मेदारी में भागीदारी दोनों के विरुद्ध थे। उधर चर्चिल जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, एमरी जो कि विदेशी मंत्री था, लिनलिथगो जो कि वायसराय था और वेवेल जो कि कमांडर इन चीफ था, इसलिए ये भी नहीं चाहते थे कि क्रिप्स मिशन सफल हो। वायसराय के वीटो जो कि निषेधाधिकार होते हैं, वीटो के मुद्दे पर स्टैफर्ड, क्रिप्स और कांग्रेस के नेताओं के बीच बातचीत टूट गई। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। इट वॉज पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। किसने कहा? गांधी जी ने टिप्पणी किया। जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्तावों के संबंध में कहा कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। तो इस प्रकार स्टैफर्ड क्रिप्स भारतीयों को निराशा एवं असमंजस के वातावरण में को छोड़कर वापस इंग्लैंड लौट गए। भारतीय जो अभी भी फांसीवादी आक्रमण से के पीड़ितों के प्रति पूरी सहानुभूति की तस्वीर अपने मनोमस्तिष्क में सजोए हुए थे, अंग्रेजी सरकार के रवैये से खुद को छला हुआ महसूस करने लगे थे। अब भारतीयों ने ये मानना शुरू कर दिया कि वर्तमान परिस्थितियाँ असहनीय बन चुकी है और साम्राज्यवाद पर अंतिम प्रहार करना आवश्यक हो गया है। आगे कुछ प्रमुख विचार हैं।
क्रिप्स के प्रस्तावों ने हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में भी हम पर शासन किया जाता रहे। यदि कांग्रेस भारत में वापस चले जाए तब हमें कोई नया आंदोलन प्रारंभ नहीं करना चाहिए। विश्व युद्ध ने भारत को एक सुअवसर प्रदान किया है कि वो अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर ले। हमें केवल साधारण आश्वासन पर निर्भर रह करके इस सुअवसर को खोना नहीं चाहिए। ये विचार था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। मैं महामहिम सम्राट का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूँ कि मैं उनके साम्राज्य को ख़त्म कर दूँ या फिर नुकसान पहुँचाऊँ। ये विचार था विंस्टन चर्चिल का कि मैं महामहिम सम्राट का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूँ कि मैं उनके साम्राज्य को ख़त्म कर दूँ या फिर नुकसान पहुँचाऊँ। तो आगे चैप्टर की समाप्ति होती है। हम सारांश को देखते हैं। हमने इस चैप्टर में क्या क्या जाना। राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया हमने जाना कि कांग्रेस का हरिपुरा एवं त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के तरीके और अन्य को लेकर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतैक्यता और मतभिन्नता थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ, इसके बारे में हमने जाना। द्वितीय विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर कांग्रेस की क्या स्थिति थी। कांग्रेस युद्ध में ब्रिटेन को सहयोग करेगी यदि युद्धोपरांत भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए और अतिशीघ्र केंद्र में किसी प्रकार की वास्तविक एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ और ब्रिटेन ने भारत के युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की। 10 से 14 सितंबर 1939 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें गांधी जी ने ब्रिटेन को बिना शर्त युद्ध में समर्थन देने की घोषणा की। सुभाष चंद्र बोस और समाजवादियों ने तर्क दिया कि स्थिति का लाभ उठा करके उपनिवेशी शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया जाए और उसे अपदस्थ करने की कोशिश की जाए। जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध के साम्राज्यवादी स्वरूप को स्वीकार किया, लेकिन वे युद्धरत ब्रिटेन की परेशानियों से लाभ उठाए जाने के पक्षधर नहीं थे। इसके साथ ही उन्होंने युद्ध में भारत की सहभागिता का भी विरोध किया। कांग्रेस कार्यकारिणी ने पारित प्रस्ताव में कहा कि जब तक भारत में आज़ादी देने का वायदा नहीं किया जाता, भारत में युद्ध में ब्रिटेन को सहयोग नहीं देगा। सरकार को शीघ्र ही युद्ध के उद्देश्यों को स्पष्ट करना चाहिए। इसके बाद हमने जाना लितगो की घोषणा, जो कि 17 अक्टूबर 1939 को हुआ। ब्रिटेन के युद्ध का उद्देश्य भेदभाव पूर्ण अतिक्रमण को रोकना है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में संशोधन के लिए सरकार शीघ्र ही भारत के राजनीतिक दलों, विभिन्न समुदायों और समूहों में विचार विमर्श करेगी। आवश्यकता पड़ने पर परामर्श देने के लिए सरकार एवं परामर्श समिति का गठन भी करेगी। सरकार की प्रतिक्रिया क्या हो, ये सारी चीज़ें हमने जाना। कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या हुई। युद्ध में भारत का समर्थन नहीं था। प्रांतीय कांग्रेस सरकार द्वारा त्यागपत्र दिया गया, लेकिन अभी शीघ्र ही कोई जन आंदोलन प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद हम पाकिस्तान प्रस्ताव मार्च 1940 में आए, जिसमें मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स मुख्य लक्ष्य था। युद्ध के पश्चात संविधान सभा गठित की जाएगी, जिसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। भविष्य की किसी भी योजना के लिए अल्पसंख्यकों की सहमति आवश्यक है। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, जिसमें कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। लगभग 25,000 सत्याग्रही जेल में भेजे गए। मार्च 1942 में लगभग संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया को विजित करते हुए जापानी सेनाएं रंगून तक पहुंच गई। गांधी जी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना, इसके बारे में हमने जाना। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया। इसमें क्या क्या प्रस्ताव किया गया। डोमिनियन स्टेट के साथ में भारतीय संघ की स्थापना, इसे राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा। युद्ध के पश्चात प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। इस संविधान सभा संविधान का प्रारूप तैयार करेगी। ये संविधान सभा यदि कोई प्रांत संघ में सम्मिलित होना ना चाहे तो ब्रिटेन उसे पृथक से समझौता करेगी। इस दौरान भारत की सुरक्षा का दायित्व ब्रिटेन के हाथों में होगा। कांग्रेस ने निम्न प्रावधानों पर आपत्ति की। डोमिनियन स्टेट्स जाना हमने। प्रांतों को संघ से पृथकता का अधिकार, गवर्नर जनरल की
सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रावधान। मुस्लिम लीग ने निम्न प्रावधानों की आपत्ति की। स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के निर्माण की बात का ना होना संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया रही। तो ये था सारांश। इस चैप्टर में हमने क्या क्या जाना, क्या क्या पढ़ा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे में हम लोग और भी जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे।